गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। बेटा लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। कुछ इंफॉर्मेशन अभी एनसीईआरटी से और डिस्कस करने को है। पहले एक बार जो है उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं एनसीईआरटी से, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, या इनफैक्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का पूरा एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप नोट करो, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन order and molecularity of the reaction. Comparative study between order and molecularity of the reaction. Comparative study between order and molecularity of reaction. इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो आता है ये 2 मार्क्स सेक्शन में मोस्टली पूछा जाता है। तो आप एक टेबल बनाओ, एक साइड में लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरे साइड में लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरे साइड में लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। It is an experimentally determined property of a reaction. It is an experimentally determined property of a reaction. Molecularity में लिखो, molecularity में लिखो it is a theoretically determined. It is a theoretically determined property. It is a theoretically determined property of the reaction. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को थियोरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो, it is related with mechanism, it is related with kinetics of the reaction. It is related with kinetics of the reaction. It is related with kinetics of the reaction. Molecularity में लिखो, it is related with mechanism
ऑफ द रिएक्शन, इट इज रिलेटेड विथ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन का रेट को गवर्न करता है, ठीक है, मतलब रिएक्शन की काइनेटिक्स को गवर्न करता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की काइनेटिक्स से रिलेटेड है, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की वो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बेसिस पे या रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड करती है, या बोल सकते हो रिएक्शन की मैकेनिज्म के बेसिस पे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, जबकि अगर कोई नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की काइनेटिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आप तीसरा पॉइंट लिखो कंपैरेटिव स्टडी में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोथ। इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोथ। It is defined for elementary and non-elementary reaction both. Order of reaction elementary reaction के लिए भी defined है और non-elementary reaction के लिए भी defined है। Molecularity में लिखो, molecularity में it is defined only for elementary reaction. It is defined only for elementary reaction. It is defined only for elementary reaction. मतलब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप के लिए डिफाइंड होती है। तो ये पॉइंट्स सारे जो कंपैरेटिव स्टडी के हैं ये क्लियर हो रहे हैं बेटा? लास्ट पॉइंट रिपीट करना। हाँ भाई, स्वयं क्या रिपीट करना है क्या स्टेटमेंट को? सर लास्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थर्ड पॉइंट। चलो नोट कर लो, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में लिख लो, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट लिखो कंपैरेटिव स्टडी में, लिखो ऑर्डर कैन बी एनी वैल्यू, ऑर्डर कैन बी एनी वैल्यू, ऑर्डर कैन बी एनी वैल्यू, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी एनी वैल्यू, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, including zero. Order can be any value, integral, fractional, including zero. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी वैल्यू को एक्वायर कर सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। अब देखो, जब इंटीग्रल वैल्यू की बात आती है तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों आ जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी में लिखो, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। Molecularity is always a natural number, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है, जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो। मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो, रिएक्शन विथ ऑर्डर
greater than 3 is possible. Reaction with order greater than 3 is possible. Reaction with order greater than 3 is possible. Molecularity में लिखो, reaction with molecularity greater than 3 is impossible. Reaction with molecularity greater than 3 is impossible. ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन की किसी बैलेंस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम है, अगर वो 3 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब जरा देखो इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है. देखो पेज नंबर 104, पेज नंबर 104. मैं लास्ट स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मॉलिक्यूलरिटी वाला. रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3, रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज इम्पॉसिबल. रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज इम्पॉसिबल. तो पेज नंबर 104 में जो तीसरी रिएक्शन ऊपर से लिखी हुई है 2NO plus O2 gives 2NO2, उसके नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे देखो लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल. The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. Hence, reactions with molecularity 3 are very rare and slow to proceed. यहाँ पे very rare की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि impossible है, ऑब्जर्व ही नहीं होता है. ठीक है, ये तो अपने लिए एक सेफ गार्ड खोजने वाली बात है. अदरवाइज रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 जो है वो ऑब्जर्व ही नहीं होती. अब देखो बोला इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप. अब देखो इन्होंने एक क्लियर कट स्टेटमेंट लिख दे दिया है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें 1 से 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, उस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो अगर रिएक्टेंट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, अगर उनका सम 3 से ग्रेटर है, तो बोल रहा है कि सर्टेन है कि वो रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करेगी, सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो नहीं सकती. अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो एलिमेंट्री रिएक्शन ही एक स्टेप में कंप्लीट होगी. नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करती है. तो ऐसी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करेगी. ठीक है, तो आप चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो, नोट में लिख लो, लिखो इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must be a complex reaction, complex reaction मतलब non elementary reaction, must be a complex reaction and therefore proceed in multiple step, मतलब सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती. It is therefore evident that reactions involving
It is therefore evident that reactions involving more than 3 molecules, it is therefore evident that reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation, are example of complex reaction, and therefore must proceed through multiple steps, and therefore proceed through multiple steps, तो अब यहाँ पे जैसे देखो ये जो रिएक्शन गिवन है, एक बार इसी रिएक्शन को एग्जैक्टली मेडिकल एग्जाम में पूछा गया था कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ये सेम रिएक्शन मेडिकल एग्जाम में पूछी गई है, ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो यहाँ पे एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 thrice plus 3H2O। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल सम 10 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो ये रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस रिएक्शन व्हिच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक्चुअल ऑर्डर 2 है, और अगर हम एलिमेंट्री, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो इसका ऑर्डर 10 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो आप इस बात को लिख सकते हो, इसको नोट में आप लिख लो, ये रिएक्शन को KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 thrice plus 3H2O, ठीक है, is a non-elementary reaction, with order equal to 2, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी of this reaction is not defined, क्योंकि ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। तो दिस रिएक्शन which apparently seems to be of 10th order is actually a second order reaction. This shows that this reaction takes place in several steps. Which step controls the rate of the overall reaction? The question can be answered if we go through the mechanism of reaction. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के बाद ही मिलेगा। The question can be answered if we go through the mechanism of the reaction. For example, chances to win the relay race competition by a team depend upon the slowest person in the team. तो बोल रहे हैं कि एक रिले रेस
को अगर कंसीडर करें तो वो रिले रेस में जो डिफरेंट टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें से कौन सी टीम जो है उस कंपटीशन को जीतेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टीम का जो स्लोवेस्ट मेंबर है, ठीक है, जो जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि 4x100 वाली जो रिले रेस है उसमें 4 लोग जो है 100-100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो वो जो 4 मेंबर है एक टीम में, उनमें से जो मेंबर सबसे मतलब जो स्लोवेस्ट मेंबर है वो जिस टीम का सबसे फास्ट होगा, नेचुरल सी बात है वही टीम जो है उस रिले कंपटीशन को जीतेगी, ज्यादा चांस उसी टीम के जीतने का है। तो बोले कि which step controls the rate of the overall reaction? The question can be answered if we go through the mechanism of reaction. For example, chances to win the relay race competition by a team depend upon the slowest person in the team. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in a reaction called the rate determining step. तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी को हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोला जाता है, यानी कि हम हमेशा ये बोलेंगे स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहां पे बोल रहे हैं कि कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटेलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन एल्कलाइन मीडियम। तो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और O2 में कन्वर्ट होता है, इसमें बोल रहे हैं कि आयोडाइड आयन जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में। तो बोले द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर कंसीडर करें तो दिस इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। ये इसका रेट लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ होगा। तो बोले दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड आयन। एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। तो जो अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको एनालाइज करें तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं, जिसमें बोला है कि फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके IO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। IO नेगेटिव हाइपो आयोडाइड आयन बोलते हैं IO नेगेटिव को। IO नेगेटिव इज हाइपो आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन हाइपो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और H2O2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 हो गई, तो उसका रिडक्शन हो गया। जबकि I नेगेटिव को अगर देखें तो -1 से, ठीक है, I नेगेटिव -1 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बोल रहा है ये IO नेगेटिव फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2। आप ध्यान देना, ये जो IO नेगेटिव है ये खुद रिड्यूस होकर के I नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करके O2 बना दिया। समझ में आया? तो आप देखो पहले I नेगेटिव IO नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर IO नेगेटिव वापस I नेगेटिव बन गया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे I नेगेटिव जो है वो रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? I नेगेटिव रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो रहा है, इसलिए यहां पे I नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम I नेगेटिव को कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे बोल रहे हैं कि बोथ द स्टेप्स आर बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि ओवरऑल रिएक्शन तो नॉन एलिमेंट्री है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, नॉन एलिमेंट्री है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में की मैकेनिज्म में जो 2 स्टेप्स हैं वो स्टेप्स एलिमेंट्री है। मतलब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की, इससे एक बात समझ में आती है कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व्ड स्टेप्स हमेशा एलिमेंट्री होते हैं। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व्ड स्टेप्स हमेशा क्या होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं।
नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व स्टेप्स हमेशा एलिमेंट्री होते हैं। अब यहां पे फिर से देखो, बोले बोथ द स्टेप्स आर बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, और क्योंकि वो स्टेप एलिमेंट्री है इसलिए उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होगी, पूरी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइंड होगी, लेकिन उस ओवरऑल रिएक्शन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होगी, बिकॉज वो स्टेप्स अलग अलग क्या है, एलिमेंट्री है। ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो बोले कि बोथ द स्टेप्स आर बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। स्पीसीज IO नेगेटिव इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट स्पीसीज है। इंटरमीडिएट स्पीसीज उसको बोला जाता है जो रिएक्शन के स्टार्ट में नहीं होता, रिएक्शन के एंड में नहीं होता, बीच में ही फॉर्म होता है और बीच में ही डिसअपियर हो जाता है। ऐसे स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो species IO negative is called as an intermediate since it is formed during the course of the reaction but not in the overall balanced equation. The first step being slow is the rate determining step. First step is being slow is the rate determining step. इसमें बोल रहा है जो पहला स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है। इसमें जो पहला स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, और स्लोवेस्ट स्टेप है तो ऑब्वियसली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। एक मिनट बेटा, एक जितेंद्र सर का डुप्लीकेट आया हुआ है। अरे जितेंद्र, इसको ब्लॉक करना था ना? हाँ जी, उसकी आईडी को ब्लॉक करना था, तुमने रिमूव किया उसको? ओके सर, ओके। उसको ब्लॉक कर सकते थे तुम। हम्म। तो यहां पे बोला जा रहा है कि both the steps are bimolecular elementary reactions. Species IO negative is called as an intermediate since it is formed during the course of the reaction but not in the overall balanced equation. The first step being slow is the rate determining step. The first step being slow is the rate determining step. Thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of this reaction. ठीक है, thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of this reaction. Thus from the discussion till now we conclude the following. तो अब ये conclusion में इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो and even a fraction, but molecularity cannot be zero or a non-integer. अब ये सारी बात आपने comparative study में लिखी हुई है। फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है order is applicable to elementary as well as complex reactions, दोनों के लिए, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction molecularity has no meaning. ये बात भी आपने लिखी हुई है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? For complex reaction order is given by the slowest step. ठीक है, for complex reaction order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is seen as the order of the overall reaction. तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ना फिर से। For complex reaction order is given by the slowest step. अगर एक complex reaction को कंसिडर करें तो उसका ऑर्डर कौन देता है? बोल रहा है कि उसकी मैकेनिज्म का जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो हमें उसका ऑर्डर बताता है।
स्लोवेस्ट स्टेप से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर पता चलता है. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. ये जो बात इन्होंने लिखी हुई है ये हमेशा होल्ड नहीं करती. ठीक है, ऐसा तभी होगा जब स्लोवेस्ट स्टेप मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म का पहला स्टेप ही स्लोवेस्ट है तो उस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा. बट अगर मान लो रिएक्शन की मैकेनिज्म का दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप यानी कि बीच का कोई स्टेप या लास्ट स्टेप अगर स्लोवेस्ट है तो फिर वहां पे जरूरी नहीं है कि उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी पूरे रिएक्शन का ऑर्डर. ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म का अगर पहला स्टेप स्लो है, स्लोवेस्ट है, तो फिर उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर के बराबर हो. लेकिन अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का, अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है, अगर ये रिएक्शन की मैकेनिज्म का स्लोवेस्ट स्टेप है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि उस स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन फर्स्ट केस में सर्टेनिटी के साथ मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर. अभी मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको इस बात को क्लियर करता हूं. तो अब जरा आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन. 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 बेटा एक चीज और बता दूं आपको, जो आप केमिकल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आप पढ़ रहे हो, जीओसी में जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो मैंने आपको शेयर किए थे, देखने के लिए बोला था, उन लेक्चर्स में भी कुछ इंफॉर्मेशन इस पार्ट की गिवन थी. लेकिन जो पूरा कंप्लीट एनालिसिस है वो आप केमिकल काइनेटिक्स में कर रहे हो. यानी कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसी के बेसिस पे किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है. और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका मतलब ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में आप नोट करो, सबसे पहले हेडिंग डालो एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन लिखो. लिखो रिएक्शंस इन विच there is a direct correspondence. Reactions in which there is a direct correspondence. Reactions in which there is direct correspondence between experimental and theoretical rate. Reactions in which there is a direct correspondence between experimental and theoretical rate. Between experimental and theoretical rate. अगले को that is where exponents, which are raised to concentration term, exponents which are raised, that is where exponents which are raised to concentration term, exponents which are raised to concentration term are exponents which are raised to concentration term
are equal to the stoichiometric coefficient of the reactants stoichiometric coefficient of the reactants are called elementary or simple or concerted organic reaction are called elementary or simple or concerted reaction are called elementary or simple or concerted reaction आगे लिखो इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखो such reaction always completes in single step such reactions always complete in single step और एक और पॉइंट लिखो and here order of reaction is equal to the molecularity of the reaction ठीक है एक बार जरा सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी लिखवाया इसको पढ़ो एक बार सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ो सर सिंगल स्टेप के बाद क्या लिखवा है फिर से रिपीट करो क्या कंप्लीट इन सिंगल स्टेप के बाद क्या लिखवा है सर and here order of reaction is equal to its molecularity पढ़ लिया यस सर अब देखो जैसे मान लो हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं Ma plus Nb gives products Ma plus Nb gives products ठीक है if rate law of this reaction ऑब्वियसली जब मैं रेट लॉ लिख रहा हूं इसका मतलब कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया होगा इफ रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन इज
R is equal to K Ca to the power n Cb to the power n। ठीक है, अगर ये रेट लॉ है रिएक्शन का, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to m plus n। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m plus n हो जाएगा। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m plus n, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो सम है, जैसे आप देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट m है और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन m plus n है, देन अबव रिएक्शन शुड बी एलिमेंट्री। अच्छा, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे मान लो कि अगर इसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है, रेट लॉ ये होता है के सी ए टू द पावर एक्स सी बी टू द पावर वाई, मान लो ये रेट लॉ होता है, और ये ऑब्जर्व होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये ऑब्जर्व होता है। तो जरूरी नहीं था कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि अगर x प्लस वाई वैल्यू भी 2 है और m प्लस n वैल्यू भी 2 है, तो ये जरूरी नहीं है, क्या हो सकता है कि x वैल्यू 1/2 हो और y वैल्यू 3/2 हो, x वैल्यू 1/2 हो और y वैल्यू 3/2 हो, जबकि m प्लस n वैल्यू 1 + 1 है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि x वैल्यू m के बराबर नहीं है, y वैल्यू n के बराबर नहीं है, लेकिन x प्लस वाई m प्लस n के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगी। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का, वही कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट होना चाहिए। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती, भले एक्सपोनेंट्स का सम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ओवरऑल सम के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसके अगर मोलिकुलरिटी मान लो 3 से कम हुई तब भी एलिमेंट्री नहीं होगी? अगर मान लो कंसंट्रेशन की पावर किसी भी केस में नहीं होगी। मैंने बोला कि x जो है वो इंडिविजुअली m के बराबर और y वैल्यू इंडिविजुअली n के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी। भले x प्लस वाई ओवरऑल m प्लस n के बराबर है, लेकिन अगर x वैल्यू इंडिविजुअली m के बराबर नहीं है और y वैल्यू इंडिविजुअली n के बराबर नहीं है, तो फिर वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है? बोल रहे कि अगर बोल दिया गया कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि रिएक्शन हमेशा एक स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि उसी स्टेप में पुराने बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होगी और उसी स्टेप में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन की का ऑर्डर और एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा बराबर होती है। और एक हिडन फैक्ट जो स्टेटमेंट के बेसिस पे क्लियर नहीं होता, वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन के रेट लॉ में कंसंट्रेशन के ऊपर, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
भले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का टोटल सम, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का टोटल सम एक्सपोनेंट के टोटल सम के बराबर आए, तो भी अगर एक्सपोनेंट जो कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट है, अगर वो उस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोल सकते। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। अगर हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मैक्सिमम ऑर्डर 3 हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का, हाँ ये बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाई मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी के हाईएस्ट वैल्यू हम 3 बोल रहे हैं। यस सर। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मैक्सिमम ऑर्डर 3 होगा, एकदम सही है। अब आप लिखो एलिमेंट्री रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, लिखो इसके बारे में। देखो, if there is no direct correspondence, if there is no direct correspondence, if there is no direct correspondence, if there is no direct correspondence between experimental and theoretical rate, if there is no direct correspondence between experimental and theoretical rate, then if there is no direct correspondence between experimental and theoretical rate for a reaction, then reaction is called, for a reaction, then reaction is called non-elementary. Then reaction is called non-elementary or complex. Then reaction is called non-elementary or complex or non-concerted reaction or non-concerted reaction. Non-concerted reaction, ठीक है। तो जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रेट है, यानी कि रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट का मतलब जो रेट लॉ है, और थ्योरेटिकल रेट का मतलब जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, याद है? यस सर। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, और जो रेट एक्सप्रेशन हम एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइन करते हैं, अगर उनके बीच में कोई डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं है, डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं होने का मतलब क्या है कि जो थ्योरेटिकल रेट में कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट है और एक्सपेरिमेंटल रेट में जो कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट है वो बराबर नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और नॉन कॉन्सर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप नोट कर लो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जो पॉइंट्स मैं यहां पे लिखवाने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
केमिकल कैनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन इन्वॉल्व, non-elementary reaction involves several elementary steps. Non-elementary reaction involve several elementary steps in its mechanism. Several elementary steps in its mechanism. ठीक है, सेवरल एलिमेंट्री स्टेप्स इन इट्स मैकेनिज्म। कहने का मतलब क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कभी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि ये मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू प्रोसीड करेगी, और वो जो इंडिविजुअल स्टेप्स इन्वॉल्व है वो सब क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्री स्टेप होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो सच रिएक्शन always completes through multiple steps. Such reaction always completes through multiple steps, जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है। Such reaction always completes through multiple steps. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर सच रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर सच रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर सच रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर सच रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती। फोर्थ पॉइंट लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, जो इसके इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उस पे जो ये पीछे लिखवाया था एलिमेंट्री रिएक्शन की, ये कंडीशन लगेंगी जो इसके इंडिविजुअल स्टेप? फिर से रिपीट करो सर। जैसे ये नॉन एलिमेंट्री के जो एक एक स्टेप होते हैं अलग अलग, आपने बताया था ये सारे एलिमेंट्री होंगे, तो वो कंडीशन लगेगी जो आपने लिखवाई थी अभी? हाँ वो तो लिखवाए, वो तो होगा ही होगा। मैं अभी ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो among these steps involved in the mechanism, among these steps involved in the mechanism of the reaction, among these steps involved in the mechanism of the reaction, among these steps involved in the mechanism of the reaction, slowest step is rate determining step. Slowest step is the rate determining step. Slowest step is the rate determining step. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो if the first step of the mechanism is the slowest step, if the first step of the mechanism is the slowest step, then molecularity of this step, is the order of overall reaction, is the order of the overall reaction. Is the order of overall reaction. तो बोल रहे कि अगर मैकेनिज्म, जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसका पहला ही स्टेप स्लोवेस्ट है,
तो फिर उस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इफ द सेकेंड और सब्सीक्वेंट स्टेप, if the second or subsequent step, if the second or subsequent step is the slowest step, is slowest, if the second or subsequent step is slowest, then its molecularity may or may not be equal to, then its molecularity may or may not be equal to, the overall order of the reaction, may or may not be equal to the overall order of the reaction, overall order of the reaction. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो all the reaction steps which appears before the slowest step, all the reaction steps which appears before the slowest step, all the reaction step which appears before the slowest step must be reversible, must be reversible, must be reversible। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वो सारे स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप से पहले अपीयर होते हैं, मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसकी मैकेनिज्म का दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप स्लोवेस्ट है, वहां पे बात की जा रही है। बोल रहा है वहां पे स्लोवेस्ट स्टेप से पहले अपीयर होने वाले जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे मान लो तीसरा स्टेप स्लोवेस्ट है, तो पहला और दूसरा स्टेप वहां पे रिवर्सिबल होगा। अगर दूसरा स्टेप स्लोवेस्ट है तो पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा। तो बोल रहे कि स्लोवेस्ट स्टेप से पहले अपीयर होने वाले सारे स्टेप हमेशा रिवर्सिबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप यहां पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट पॉइंट लिखो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट पॉइंट लिखो। देखो, फाइनल रेट लॉ, फाइनल रेट लॉ, फाइनल रेट लॉ of the reaction, final rate law of the reaction, final rate law of the reaction must be independent, final rate law of the reaction must be independent from, final rate law of the reaction must be independent from the concentration of, final rate law of the reaction must be independent from the concentration of, final rate law of the reaction must be independent from the concentration of reaction intermediate, reaction intermediate, final rate law of the reaction must be independent from the concentration of reaction intermediate। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन का फाइनल रेट लॉ है, ऑब्वियसली वो रेट लॉ स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। तो बोल रहा है कि वो जो फाइनल रेट लॉ होगा उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट टर्म का कंसंट्रेशन अपीयर नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन टर्म उसके अंदर अपीयर हो रहा है, उस एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो वो फाइनल रेट लॉ हो ही नहीं सकता। ठीक है,
किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो फाइनल रेट लॉ होगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट उस स्पीसीज को बोलते हैं जो न तो रिएक्शन के स्टार्ट में है और न ही रिएक्शन के एंड में है, वो रिएक्शन के बीच में ही फॉर्म होता है और बीच में ही डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, वो न तो रिएक्शन के स्टार्ट में है और न ही रिएक्शन के एंड में है, वो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है और बीच में ही डिसअपियर हो जाता है। दिया, तुमने सर, अभी अभी दोबारा सर, से ज्वाइन किया है क्या? नहीं नहीं सर, इसको ब्लॉक कीजिए, हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। ब्लॉक कीजिए जरा इसको। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के रिगार्डिंग बताए हैं, ये सारे क्लियर हो गए बेटा? यस सर। Yes, sir. दिया बेटा जरा अपना कैमरा ऑन करो। दिया बेटा, दिया गुप्ता। मुझे लगता है इसको दूसरे दिया को ब्लॉक कर दिया क्या? उस समय तो सर वही था वो जो कोई बाद में एंटर करता है। मैंने उस समय देखा था, उस समय तो वो थी जो है, मैंने अभी जिसको ब्लॉक किया है वो दिया गुप्ता को ही ब्लॉक कर दिया। हमने अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ उससे बात करके। गड़बड़ हो गई। अच्छा चलिए देखता हूँ। ये क्या कोइंसिडेंस है, उसने जस्ट जो है उसी मोमेंट पे जो है रिमूव हो करके फिर उसके बाद दोबारा से लॉग इन किया। अब फिर आ रही है सर। अब ये कौन दिया गुप्ता है, पता करो, ये फोन करो पहले। एडमिट करता हूँ सर। पहले फोन करो इसको। ओके सर। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, ठीक है? अच्छा, एक एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रिलेटेड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो इवन आप ये समझ लो कि स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ओलंपियाड लेवल पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है? जरा वेट करना बेटा।
चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो a hypothetical reaction A2 plus B2 gives 2AB. A2 plus B2 gives 2AB. Follows the following mechanism. Follows the following mechanism. Follows the following mechanism. अब जरा देखो इसके मैकेनिज्म के जो स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप बता रहे A2 gives A plus A. इसको बोल रहे हैं ये फास्ट स्टेप। दूसरा स्टेप बता रहा है A plus B2 gives AB plus B. ये स्लो स्टेप। तीसरा स्टेप बता रहा है A plus B gives AB. ये फास्ट स्टेप। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो इंडिविजुअल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इन स्टेप्स को अगर आप ओवरऑल ऐड करो तो इनको ऐड करने के बाद फाइनली आपको ये ओवरऑल रिएक्शन मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल स्टेप्स को ऐड करने के बाद आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो मैकेनिज्म जो होगी वो सही नहीं होगी। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोवेस्ट स्टेप से पहले अपीयर होने वाले सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं, तो इसमें दूसरा स्टेप स्लो है, तो ये आप अपनी तरफ से समझ लेना कि इसमें जो पहला स्टेप होगा ये रिवर्सिबल। तो फर्स्ट स्टेप के साथ आपको यहाँ पे रिवर्सिबल एरो दिखानी, ये होना चाहिए। अब देखो दो स्टेप स्लो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। पहले स्टेप अगर तीसरा स्टेप है तो उससे पहले अपीयर होने वाले दोनों रिवर्सिबल हो जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे दूसरा स्टेप स्लोवेस्ट था तो पहला स्टेप इसमें क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। अब देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि पहले स्टेप का अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म डिफाइंड होगा। तो मान लो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और दूसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है, तीसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट K3। तो यहां पे देखो क्योंकि ये स्टेप्स अलग अलग क्या है, एलिमेंट्री है, तो स्लोवेस्ट स्टेप भी एलिमेंट्री है, तो इसका मतलब स्लोवेस्ट स्टेप का जो थ्योरेटिकल रेट होगा वही उसका एक्सपेरिमेंटल रेट भी होगा। तो आप यहां पे लिखोगे ओवरऑल rate of reaction, overall rate of reaction R is equal to K2, ध्यान देना ये स्लोवेस्ट स्टेप है, K2 into concentration of A into concentration of B2, ये लिखोगे। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? यस सर। क्योंकि आप देखो ना इसका ये एलिमेंट्री स्टेप है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कंसीडर किया। R is equal to K2 CA to the power 1 into CB2 to the power। अब आप देख सकते हो इसमें जो A है ये ओवरऑल रिएक्शन में न तो रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है और न ही प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि A जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज होना चाहिए। तो हियर A is reaction intermediate, here A is reaction intermediate, A यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो क्योंकि A रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो फाइनल रेट लॉ में A का कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब कि ये रेट लॉ जो है ये फाइनल रेट लॉ नहीं हो सकता। Therefore
therefore आप इसको ऐसे लिखो, above rate law should not be the final rate law. Therefore, above rate law should not be the final rate law. ठीक है, तो फाइनल रेट लॉ जो है अब कैसे निकालोगे? तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। तो पहले स्टेप में अगर आप देखो तो पहले स्टेप को रिवर्सिबल हम ले रहे हैं और पहले स्टेप में प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन इंटरमीडिएट हम आ रहे हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ chemical equilibrium, applying law of chemical equilibrium, that is, अब इसको ये भी लिखते हैं, that is pseudo steady state approximation for reaction intermediate. तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्यूडो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्यूडो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू विच किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग टू विच रेट ऑफ क्या पूछ रहे भाई? सर अगर स्लोवेस्ट स्टेप से अगला स्टेप भी, ऐसा नहीं होता है, स्लोवेस्ट स्टेप एक ही होगा। जब हमने बोला स्लोवेस्ट स्टेप, तो स्लोवेस्ट स्टेप हमेशा मैकेनिज्म का एक ही स्टेप होगा, फिर अगला पिछला नहीं होता है। ये बात समझ में आई या नहीं? According to which rate of formation of reaction intermediate is equal to the rate of disappearance of reaction intermediate. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो जिस रेट से फॉर्म हो रहा है उसी रेट से डिसअपियर भी हो रहा हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन उसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर होगा। जैसे ही वो फॉर्म हुआ, जितना उसका अमाउंट फॉर्म हुआ उतना अमाउंट उसी इंस्टेंट पे उसका डिसअपियर भी होगा। इससे क्या होगा? इससे उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा? स्टीडी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, फिर हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम फर्स्ट स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन को लिखें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू Ca स्क्वायर अपॉन Ca2। ये लिख सकते हैं।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू CA स्क्वायर अपॉन CA2। तो फिर यहां से आप देखो क्या लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज CA स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू CA2। तो CA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K इंटू CA2 टू द पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। अब जो रेट लॉ हमने लिखा था, देयरफॉर फाइनल रेट लॉ of the reaction, therefore final rate law of the reaction is क्या हो जाएगा, R is equal to K2 into क्या लिखा था, CA into CB2। ठीक है, तो CA की जगह पे अब आप ये पुट कर दोगे तो K2 into अंडर रूट K multiplied by CA2 to the power half into CB2 to the power 1, ये होना चाहिए। K2 into अंडर रूट K multiplied by CA2 to the power half into CB2 to the power 1। तो यहां से आप देखो, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू, अब इस पूरे को मिला करके एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया या एक रेट कांस्टेंट डिफाइन कर दिया जिसको हम KO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू KO इंटू CA2 टू द पावर हाफ, KO इंटू CA2 टू द पावर हाफ इंटू CB2 टू द पावर 1। ठीक है, ये फाइनल रेट लॉ होगा बेटा, ये फाइनल रेट लॉ है। ये तो अब आप यहां पे देखो, ये फाइनल रेट लॉ है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का सम, तो 1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर, एक बार लास्ट स्टेप बता दो, मैं डिस्कनेक्ट होगी थी। अरे ये जो रेट लॉ लिखा था ये समझ में आ गया था? यस तो बस हम ये K2 इंटू अंडर रूट K को मिला करके एक नया रेट कांस्टेंट डिफाइन कर देते, ओवरऑल रेट कांस्टेंट KO। भाई K2 भी कांस्टेंट है, अंडर रूट K भी कांस्टेंट है, तो इनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट होगी, तो उसको हम KO लिख देते हैं। तो KO इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट इंटू CA2 टू द पावर हाफ इंटू CB2 टू द पावर 1। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का सम जो है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक क्वेश्चन लिखो, द केमिकल रिएक्शन 2O3 gives 3O2, 2O3 gives 3O2, proceeds as follows, तो इसमें मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है, O3 gives O2 plus O, ये है फास्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप है O plus O3 gives 2O2, ये स्लो।
अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन. Determine the rate law expression of the reaction. अरे रेट लॉ पूछ रहा हूँ, ऑर्डर थोड़ी पूछ रहा हूँ. K into O3 की concentration of O3 raised to the power 2 into concentration of O2 raised to the power -1. हाँ सही है. तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेट लॉ होगा R इज इक्वल टू सेकेंड स्टेप स्लोवेस्ट है और एलिमेंट्री भी है, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3. ठीक है. अब इसमें अगर आप देखो तो जो O है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो इसलिए आपको O के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करना पड़ेगा. तो उससे क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3. तो फिर यहां से आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2. ठीक है. इसको आप पुट कर दो यहाँ पे. तो अगर आप इसको पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू K2 इंटू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3, कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर, क्योंकि CO3 यहाँ भी है और इसमें भी आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय CO2 टू द पावर -1. अब K2 इंटू K को आप KO लिख सकते हो, तो R इज इक्वल टू KO इंटू CO3 स्क्वायर इंटू CO2 टू द पावर -1. ये है रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, फाइनल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. आ गया समझ में सबको? तो अब जरा एक क्वेश्चन जो है आप नोट करो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए. लिखो, द रिएक्शन the reaction 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O. N2 plus 2H2O has been assigned to follow the following mechanism. Has been assigned to follow the following mechanism. अब ये मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं. NO plus NO gives N2O2.
फास्ट। फिर N2O2 plus H2 gives N2O plus H2O, स्लो। और फिर उसके बाद बोल रहे N2O plus H2 gives N2 plus H2O, अगेन फास्ट। ठीक है, अब अगले को द रेट कांस्टेंट ऑफ स्टेप 2, रेट कांस्टेंट ऑफ स्टेप 2 is 1.2 into 10 power minus 4 liter per mole per minute, liter per mole per minute, while equilibrium constant of step 1, equilibrium constant of step 1 is 1.4 into 10 to the power minus 2, 1.4 into 10 to the power minus 2. What is the rate of reaction? What is the rate of reaction when concentration of NO and concentration of H2 is equal to 0.5 molar? When concentration of NO and concentration of H2 is equal to 0.5 मोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा और फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, जो पिछला क्वेश्चन था सर, वो उसमें मोलिकुलैरिटी तो 4 से कम है ना? कौन सर 2O3 gives 3O2। आपको तो सर ये एलिमेंट्री में होनी चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसे है? ये